मैंने सिग्नल पर खड़े एक बूढ़े भिखारी को 10 रुपए दिए तो उसने मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती मेरी उंगली में एक पुरानी अंगूठी पहना दी और वो भीड़ में गायब हो गया। मैं गुस्से में वो अंगूठी ज्वेलर्स को बेचने के लिए दिखाने पहुंचा तो ज्वेलर ने उसे लेंस की मदद से करीब से देखा और तुरंत ही दुकान का शटर गिराकर पुलिस को फोन कर दिया, क्योंकि वो अंगूठी कोई साधारण नहीं थी बल्कि जून की तपती दोपहर थी और सूरज सिर पर सवार होकर आग बरसा रहा था, जबकि शहर की भीड़ भाड़, सड़क पर ट्रैफिक का भारी सैलाब उमड़ा हुआ था, जिसमें फंसी मेरी गाड़ी का एसी भी अब जवाब दे चुका था और मैं पसीने में भीगा हुआ बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था कि कब ये मनहूस सिग्नल खुलेगा और मैं घर पहुंचकर सुकून की सांस ले सकूंगा, क्योंकि इस वक्त ट्रैफिक के शोर और गाड़ियों के धुएं ने मेरे दिमाग को बुरी तरह से बंद कर दिया था। सिग्नल पर रुकते ही गाड़ियों के शीशे साफ करने वाले और भीख मांगने वाले बच्चों का एक झुंड गाड़ियों पर टूट पड़ा था, मगर मेरी नज़र सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठे एक साए जैसे वजूद पर टिक गई, जो इस भीड़ से बिल्कुल अलग लग रहा था। वो एक हद से ज्यादा बूढ़ा और कमजोर शख्स था, जिसका शरीर हड्डियों का ढांचा लग रहा था और कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए थे, मगर उसकी आंखों में वो पारंपरिक पेशेवर भीख मांगने वालों वाली चमक नहीं थी, बल्कि अजीब सी बीरानी और गहरी मायूसी थी, जो किसी बहुत बड़े व्यक्तिगत नुकसान का निशान देती लग रही थी। मैंने अचानक ही बिना कुछ सोचे समझे अपनी जेब में हाथ डाला और 10 रुपए का एक मुड़ा तुड़ा नोट निकाला ताकि उस बूढ़े की मदद कर सकूं। हालांकि मेरा ये उसूल था कि मैं सिग्नल पर भीख नहीं देता था, लेकिन आज उस बूढ़े की हालत देखकर मेरा दिल किसी अनजानी वजह से पिघल गया। मैंने गाड़ी का शीशा नीचे किया और हाथ बाहर निकालकर उसे इशारा किया तो वो चौंक उठा और उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए डर की परछाइयां लहराईं और वो कांपते कदमों के साथ मेरी गाड़ी के करीब आया। मैंने नोट उसकी तरफ बढ़ाया। उसने अपने कांपते हाथों से वो नोट पकड़ लिया, मगर उसने मुझे दुआएं देने या शुक्रिया अदा करने की जगह मेरी आंखों में झांकना शुरू कर दिया, जैसे कि वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो या फिर मेरे चेहरे पर कोई ऐसी तहरीर पढ़ रहा हो जो मुझे खुद भी मालूम नहीं थी। अचानक उसके चेहरे के हाव भाव बदले और उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा, जो उसके मिट्टी से सने और झुर्रियों भरे गालों पर बहने लगा। ये नज़ारा मेरे लिए हद से ज्यादा हैरान करने वाला था, क्योंकि मैं आज तक किसी भी भिखारी को सिर्फ 10 रुपए मिलने पर इस तरह फूट फूट कर रोते हुए नहीं देखा था। मैं भी इस पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि उस बूढ़े ने अचानक एक ऐसी हरकत की जिसने मेरे पैरों तले से जमीन ही खींच ली। उसने बिजली की सी तेजी से मेरा हाथ अपने ठंडे और खुरदरे दोनों हाथों में जकड़ लिया। उसकी गिरफ्त में इतनी ताकत थी कि मैं अपना हाथ छुड़ा न सका, और इससे पहले कि मैं उसे झिड़कता या गुस्सा करता, उसने अपनी मुट्ठी खोली और एक भारी चीज जबरदस्ती मेरी उंगली में पहनाने की कोशिश करने लगा। मैंने घबराकर अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की और चिल्लाकर कहा कि ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ। लेकिन वो बूढ़ा एक जुनून में डूब गया था और उसके मुंह से कांपती आवाज में सिर्फ इतना निकला, बेटा, मेरे पास वक्त नहीं है, तुम ये अमानत रख लो। ये या तो तुम्हारी नस्ल सवार देगी या फिर उजाड़ देगी। उसका लहजा इतना ठंडा और खौफनाक था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं दंग रह गया। इसी कसमकश में उसने एक भारी अंगूठी मेरे दाएं हाथ की बीच वाली उंगली में चढ़ा दी, जो मेरी उंगली की साइज से थोड़ी छोटी थी, मगर उसने इतनी बेदर्दी और ताकत से उसे धकेला कि अंगूठी मेरी हड्डी और खाल को रगड़ती हुई उंगली की जड़ तक पहुंच गई और वहीं पर फंस गई। दर्द की एक भयंकर लहर मेरे हाथ में उठी, लेकिन उससे ज्यादा खौफ मुझे उस बूढ़े की हालत देखकर आ रहा था। अंगूठी पहनाते ही उसने मेरा हाथ ऐसे झटक दिया जैसे मैंने उसे आग लगा दी हो, और फिर वो मुड़कर ट्रैफिक के बीचों बीच ऐसे भागा जैसे मौत उसका पीछा कर रही हो। वो गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के बीच से पागलों की तरह गुजरता हुआ सड़क की दूसरी तरफ गायब हो गया, और पीछे मैं अपनी गाड़ी में बैठा हक्का बक्का रह गया। इसी लम्हे सिग्नल खुल गया और पीछे खड़ी गाड़ियों के हॉर्न ने शोर मचा दिया, जिसने मुझे हकीकत की दुनिया में वापस लाकर खड़ा किया। मैंने बदहवासी में गाड़ी गियर में डाली और आगे बढ़ा दी।
लेकिन मेरा दिमाग अभी भी उसी वाक्य में उलझा हुआ था। मैं बार बार अपनी उंगली में फंसी उस अंगूठी को देख रहा था, जो मुझे पीतल या तांबे की लग रही थी, लेकिन उसकी बनावट हद से ज्यादा महीन और काफी शानो शौकत वाली थी। उस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था, जो जगह जगह से उतर चुका था, और उसके ऊपर एक उभरा हुआ निशान भी बना था, जो ध्यान से देखने पर किसी शेर के सिर जैसा मालूम हो रहा था। ये अंगूठी किसी आम बाजार या स्टॉल पर मिलने वाली चीज नहीं लग रही थी, बल्कि इसमें एक ऐसी धाक थी जो मुझे बेचैन कर रही थी। मैंने ड्राइविंग के दौरान ही उसे उतारने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी उंगली में बुरी तरह फंस चुकी थी और उंगली पर सूजन आ जाने की वजह से उसे निकालना भी नामुमकिन था। मेरे दिल में कई सवाल उठने लगे। आखिर उस बूढ़े ने मुझे ये अंगूठी क्यों दी? अगर ये कीमती है तो उसने 10 रुपए के बदले में मुझे ये क्यों दे दी? और अगर ये बेशकीमती नहीं है तो फिर उसका व्यवहार इतना डरावना क्यों था? और उसके वो शब्द, ये तुम्हारी नस्ल संवार देगी या उजाड़ देगी, मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। क्या ये कोई जादू टोना है या फिर कोई चोरी का मामला, जिसे वो पुलिस के डर से मेरे हवाले करके भाग गया? डर और दिलचस्पी की मिली जुली हालत में मैं घर पहुंचा, लेकिन घर वालों को मैंने इस वाक्य के बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वे बिना वजह परेशान हो। मैं सीधा वॉशरूम में गया और साबुन लगाकर वो अंगूठी उतारने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितनी मैं कोशिश करता, अंगूठी उतनी ही मेरे मांस में धंसती चली जा रही थी, यहाँ तक कि इतना ज्यादा कि मेरी उंगली नीली पड़ने लगी थी। आखिरकार मैं हार मान गया और सोचा कि शायद कल तक सूजन कम हो जाएगी तो ये उतर जाएगी, मगर वो रात मेरी जिंदगी की सबसे भयंकर और खौफनाक रात साबित हुई। जैसे जैसे अंधेरा फैल रहा था, मुझे अपने आसपास एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था। मुझे बार बार लग रहा था कि मेरे घर के बाहर कोई मौजूद है जो मुझ पर नजर रख रहा है। कई बार मैंने उठकर खिड़की से बाहर झांका, मगर गली सुनसान पड़ी थी। लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। इस अंगूठी का बोझ सिर्फ मेरी उंगली पर नहीं था, बल्कि मेरी आत्मा पर भी महसूस हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अनजाने में किसी बहुत बड़ी मुसीबत को दावत दे दी है। रात के पिछले पहर जब मेरी आंख लग गई तो मैंने सपने में उस बूढ़े आदमी को देखा, जो खून में लथपथ था और मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर कह रहा था, तुमने ये क्यों ली? अब वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं पसीने में भीगा हुआ हड़बड़ाकर उठ बैठा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मेरा गला सूख रहा था। मैंने पानी पिया और फिर अपनी उंगली को देखा, जिस पर अब नीले निशान साफ तौर पर पड़ चुके थे और अंगूठी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली थी। सुबह होते ही मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं इस अंगूठी को अपने पास एक पल के लिए भी नहीं रखूंगा, चाहे मुझे अपनी उंगली ही क्यों न कटवानी पड़े। मैंने ऑफिस से छुट्टी ली और नाश्ता किए बिना ही घर से निकल पड़ा। मेरा रुख शहर के सबसे बड़े सराफा बाजार की तरफ था, जहां मेरा इरादा था कि किसी भी ज्वेलर से इस अंगूठी को कटवा दूं, या अगर ये सोने की है तो फिर इसे बेचकर इस मुसीबत से अपनी जान छुड़ाऊं। रास्ते में मुझे हर गाड़ी, हर शख्स संदिग्ध लग रहा था। मेरा वहम इस हद तक बढ़ चुका था कि मुझे लगा कि एक काली गाड़ी मेरा पीछा कर रही है। मैंने अपनी गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी और अलग अलग गलियों से होता हुआ बाजार तक पहुंचा। वहां पहुंचकर मुझे थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि वहां लोगों की भीड़ थी। मैं एक मशहूर और बड़ी ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुआ, जहां का मालिक एक परखा हुआ और तजुर्बेकार शख्स था, जिसे मैं पहले से जानता था। दुकान में ठंडक थी और शीशे के काउंटर के पीछे कीमती जेवरात चमक रहे थे। मैंने काउंटर पर जाकर अपना हाथ आगे किया और दुकानदार से कहा, सेठ जी, मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ। कल से ये अंगूठी गलती से पहन ली थी, अब ये उतर ही नहीं रही है। आप मुझ पर मेहरबानी कीजिए, इसे काट दीजिए, या फिर अगर ये किसी काम की है तो इसे रख लीजिए। सेठ ने पहले तो मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया और फिर मेरा हाथ पकड़कर अंगूठी का निरीक्षण करने लगे। शुरू में उनके चेहरे के भाव सामान्य थे, लेकिन उन्होंने केमिकल वाला कपड़ा लेकर अंगूठी को रगड़ा, जिससे उस पर जमी गंदगी और जंग उतर गई। तभी नीचे से एक अजीब सी सुर्खी चमकने लगी, जो सोना बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, मगर उसकी चमक आंखें चौंधिया देने वाली थी।
सेठ के हाथ एकदम रुक गए और उनकी पेशानी पर बल पड़ गए। उन्होंने अपनी आंख पर एक खास तरह का लेंस लगाया और फिर अंगूठी को बहुत करीब से देखने लगे। जैसे जैसे वे अंगूठी के अंदरूनी हिस्से और उस पर बने हुए शेर के निशान को देख रहे थे, उनके चेहरे का रंग पीला पड़ता जा रहा था और उनके हाथों में हल्की कपकपी शुरू हो गई थी। मैं ये देखकर हद से ज्यादा हैरान हुआ और पूछा, क्या हुआ सेठ जी, कोई दिक्कत है? क्या ये नकली है? मगर उन्होंने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और गहरी खामोशी में मुझे देखने लगे। उनकी आंखों में अब वो ग्राहक वाला अपनापन नहीं था, बल्कि खौफ और रहस्य का मिला जुला भाव था, जो मेरे दिल को दहला देने के लिए काफी था। अचानक उन्होंने काउंटर के नीचे एक बटन दबाया और अगले ही पल दुकान का ऑटोमेटिक शटर गिरना शुरू हो गया। धड़ 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 की आवाज के साथ जब लोहे के शटर नीचे गिर गए और दुकान अंधेरे में डूब गई, तो मेरी सांस गले में ही अटक गई। बाहर का शोर एकदम बंद हो चुका था और दुकान में शमशान जैसी खामोशी पसर गई। मेरा दिल अब बहुत तेज धड़क रहा था। मैं घबरा गया और पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? शटर क्यों गिराया सेठ जी? सेठ ने अपने नौकरों को इशारे से पीछे के कमरे में जाने को कहा और जब हम दोनों अकेले रह गए तो वो मेरे पास आए और बेहद धीमी मगर कांपती हुई आवाज में बोले, बेटा, तुमने ये अंगूठी कहाँ से चुराई है? ये किस मनहूस घड़ी में तुमने अपने हाथ में पहन ली? मैंने सफाई देते हुए कहा कि मैंने इसे चोरी नहीं किया, ये तो मुझे एक भिखारी ने दी थी। उन्होंने अफसोस से सिर हिलाया और कहा, काश तुम झूठ बोल रहे होते, क्योंकि अगर ये अंगूठी तुम्हारे पास आ गई है तो समझ लो तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये अंगूठी कोई जेवर नहीं, बल्कि एक खानदानी मोहर है और इस शहर में इस मोहर का मतलब सिर्फ मौत है। उन्होंने जेब से फोन निकाला, लेकिन पुलिस को कॉल करने की जगह किसी पर्ची पर लिखा नंबर मिलाने लगे। मैंने रोकने की कोशिश की, मगर उन्होंने हाथ से मुझे चुप रहने को कहा। फोन लगते ही उन्होंने सिर्फ इतना कहा, कुर्बानी का बकरा मिल गया है, माल भी मेरे पास है और बंदा भी। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं और मुझे किस कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले उन्होंने फोन काट दिया और मुझे एक ऐसी नज़र से देखा जैसे कोई कसाई बकरे को काटने से पहले देखता है। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर देना बेटा, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरी अपनी फैमिली भी उनके निशाने पर है। तुमने अंगूठी पहनकर अपनी मौत के वारंट पर खुद ही दस्तखत कर दिए हैं। काश तुम उस भिखारी को वो 10 रुपए ना देते और अपने रास्ते पर ही चलते बनते। अब जो होगा वो तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर है। मैं हैरत और सदमे में जड़ बनकर खड़ा था। एक मामूली 10 रुपए की भलाई और एक अंगूठी ने मुझे आज किस दलदल में ये घसीट लाई थी। अभी मैं उनसे बहस कर ही रहा था कि दुकान के पिछले दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मेरे पूछने से पहले ही सेठ ने दरवाजा खोल दिया। वहां पुलिस नहीं, बल्कि काले कपड़ों में पहने हुए भारी भरकम गुंडे टाइप के लोग खड़े थे, जिनके हाव भाव मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे थे। उन्होंने बिना कुछ कहे मेरे सिर पर बंदूक का बट मारा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आखिरी चीज जो मुझे याद है वो सेठ की आवाज थी, जो कह रहे थे कि इस बेचारे का कसूर सिर्फ गरीबी और बेवकूफ़ी है, लेकिन अमीरों के खेल में हमेशा गरीब ही मर जाता है। मेरे सिर से उठने वाले भयंकर दर्द और आंखों के सामने छाए गहरे अंधेरे में जब मेरी आंख हल्की सी खुली, तो मुझे सबसे पहले जिस चीज का एहसास हुआ वो पेट्रोल और महंगे परफ्यूम की मिलीजुली महक थी। उसके साथ ही मेरे कानों में टायरों की सड़क पर रगड़ खाने की आवाज़ गूंज रही थी, जो इस बात का सबूत थी कि मैं किसी सफ़र पर हूँ। मैंने अपने हाथ हिलाने की कोशिश की तो मुझे एक खौफनाक हकीकत का सामना करना पड़ा। मेरे हाथ पीछे की तरफ बहुत ही सख्ती से बंधे हुए थे और मेरी आंखों पर मोटी और सख्त पट्टी बंधी हुई थी, जिसने मुझे पूरी तरह अंधा कर रखा था। मेरा शरीर एक चलती हुई गाड़ी के फर्श पर पड़ा था। शायद ये किसी बड़ी गाड़ी की डिग्गी थी या फिर पीछे की सीटों के बीच का हिस्सा। हर झटके के साथ मेरी पसलियां गाड़ी की सख्त बॉडी से टकरा रही थीं और दर्द की एक लहर पूरे वजूद में दौड़ रही थी। खौफ की एक ठंडी और घबराहट भरी लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई और मुझे सेठ की दुकान का वो आखिरी नज़ारा याद आया
जब वो फोन पर किसी अनजान शख्स से मेरा सौदा कर रहे थे। फिर मेरे सिर पर किसी भारी चीज का बार किया गया था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की कि कोई मेरी मदद करे, मगर मेरे मुंह पर चौड़ी टेप लगी हुई थी, जिसकी वजह से एक घुटी घुटी सी आवाज ही निकल सकी, और वो भी गाड़ी के इंजन के शोर में दबकर रह गई। गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी और वो किसी हाईवे पर नहीं बल्कि कच्चे और अनजान रास्ते पर चल रही थी, क्योंकि उसके झटके बेहद गहरे थे। मेरा शरीर बार बार दाएं बाएं लुढ़क रहा था। मेरे मन में हजारों सवाल सांपों की तरह फन फैलाए खड़े थे कि मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है। वे लोग कौन थे जिन्होंने दिन दहाड़े शहर के मशहूर भीड़ भाड़ वाले बाजार से मुझे उठा लिया? और इस मनहूस अंगूठी का आखिर राज क्या है, जिसने मेरी सुकून भरी जिंदगी को कुछ घंटों में ही नरक बना दिया? वक्त का अंदाजा लगाना नामुमकिन था। भूख और प्यास बता रही थी कि काफी देर बीत चुकी है। तकरीबन आधे घंटे के उस भयंकर सफर के बाद गाड़ी की रफ्तार कम हुई और किसी भारी लोहे के गेट के खुलने की तेज करकरी आवाज आई। टायरों के बजरी पर चलने की खड़खड़ाहट से अंदाजा हुआ कि हम सड़क से हटकर किसी सुनसान जगह में प्रवेश कर चुके हैं। गाड़ी रुकते ही दरवाजा खुला और गर्म हवा का एक झोंका अंदर आया। किसी ने मुझे टांगों से पकड़कर मुर्दा जानवर की तरह बाहर घसीटा। बाहर की हवा में नमी और गीली मिट्टी की खुशबू थी, जो किसी फार्म हाउस या खुले इलाके की लग रही थी। मैंने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन दो मजबूत बाजुओं ने मुझे जकड़ रखा था। वो मुझे घसीटते हुए अंदर ले जा रहे थे। मेरे जूते जमीन पर रगड़ खा रहे थे और मैं मन ही मन भगवान को पुकार रहा था। अचानक माहौल बदल गया। बाहर की भीषण गर्मी की जगह ठंडी सुकूनदेह एसी की हवा ने ले ली। मतलब हम किसी बिल्डिंग में दाखिल हो चुके थे। पथरीली जमीन की जगह नीचे नरम मोटा कालीन था, लेकिन हवा में एक अजीब सी भारी खामोशी थी जो किसी शमशान जैसी लग रही थी। कुछ दूर ले जाकर उन्होंने मुझे कुर्सी पर पटक दिया और फिर मेरे हाथों की रस्सी खोल दी। इससे पहले कि मैं अपने सुन्न हाथों को संभाल पाता, मेरे मुंह की टेप बड़ी बेदर्दी से नोच ली गई। मेरी खाल तक उतरती महसूस हुई। फिर आंखों की पट्टी हटाई गई। तेज रोशनी से आंखें चौंधिया गईं। कुछ लम्हों तक सब धुंधला दिखाई देता रहा। जब नजर साफ हुई तो मैंने खुद को एक बेहद आलीशान महलनुमा जगह पर पाया। दीवारों पर शिकार किए गए शेरों और हिरणों की खालें और कीमती पेंटिंग्स टंगी थी। छत से क्रिस्टल का भारी झूमर लटक रहा था, मगर इस सारी शानो शौकत में सबसे भयानक चीज था वो शख्स जो सामने मौजूद शाही सोफे पर बैठा था। वो 50 से 55 साल का भारी भरकम आदमी था। उसने सफेद बेहद चमकता हुआ सिल्क का सूट पहना हुआ था और कंधों पर महंगी कश्मीरी शॉल डाली थी। उसके चेहरे पर ऐसी सुकून भरी साफ साफ बेहिसी थी जैसी सिर्फ उन लोगों में होती है जिनके लिए इंसान की जान की कीमत एक मक्खी से भी कम होती है। उसके लिए कानून सिर्फ किताबों की बात थी। उसके दाएं बाएं वही काले कपड़ों वाले गार्ड खड़े थे जिनके हाथों में भयानक हथियार थे। उस आदमी की नजर मेरे चेहरे पर नहीं बल्कि मेरे दाएं हाथ की उंगली में पहनी हुई अंगूठी पर जमी थी, जो अब नीली पड़कर मेरी त्वचा में धंस चुकी थी। उसने सिगार का धुआं छोड़ते हुए गहरी गरजदार आवाज में कहा, तो आखिरकार हमारी खानदानी अमानत अपनी सही जगह पर पहुंच ही गई। और बकरा खुद चलकर कसाई के पास आ गया। मैंने सारी हिम्मत जुटाकर कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैं एक साधारण नागरिक हूँ। मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता हूँ। भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए। मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। वो आदमी जहरीली मुस्कान के साथ बोला, साधारण नागरिक होना ही तो इस देश में तुम्हारा सबसे बड़ा जुर्म है बेटा। अगर तुम खास होते या हैसियत रखते तो आज इस कुर्सी पर तुम नहीं बैठे होते। मेरा नाम जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। बस इतना समझ लो कि शहर की सरकार से लेकर अदालतों तक हर चीज मेरी मुट्ठी में है। यहाँ का कानून मेरी मर्जी से जागता है और सोता है। और ये अंगूठी जो तुमने पहनी हुई है, ये मेरे खानदान की निशानी है जो कि सालों पहले गुम हो गई थी। मैंने तुरंत ही गिड़गिड़ाते हुए कहा कि अगर ये आपकी है तो भगवान के लिए इसे ले लीजिए। मुझे ये नहीं चाहिए। मैं तो खुद से बेचने या काटने की कोशिश कर रहा था।
ये मनहूस अंगूठी कल से मेरी जान की दुश्मन बनी हुई है। इसे उतार दीजिए और मुझे जाने दीजिए। मैं कसम खाता हूँ कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। उसने हंसते हुए इनकार में सिर हिलाया और सिगार की राख ऐश ट्रे में झाड़ते हुए कहा, इतनी जल्दी नहीं नौजवान, तुम शायद बात की गहराई को समझ नहीं रहे हो। ये अंगूठी सिर्फ एक जेवर या सोने का टुकड़ा नहीं है जिसे तुम जब चाहे पहन लो और जब चाहे उतार दो, बल्कि ये एक चुनाव है, एक फैसला है। ये अंगूठी जिसकी उंगली में होती है वो हमारा चुना हुआ व्यक्ति होता है और इसे पहनने वाला हमारी मर्जी के बिना इसे उतार नहीं सकता। मैं उसकी पहेलियां समझने के काबिल नहीं था और मेरा दिमाग डर के मारे सुन्न हो रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चिल्ला चिल्ला कर रो लूं और उसे भीख मांगूं, मगर उस शख्स की आंखों में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। उसने अपने पास खड़े हुए गार्ड को एक इशारा किया और कमरे की दीवार पर लगी एक बड़ी एलसीडी स्क्रीन अचानक ऑन हो गई, जिस पर देश का मशहूर न्यूज चैनल चल रहा था। स्क्रीन पर लाल रंग की ब्रेकिंग न्यूज की पट्टी चल रही थी और एक एंकर चिल्ला चिल्लाकर बड़े ही जज्बाती अंदाज में बता रहा था कि शहर के मशहूर और निडर पत्रकार के कत्ल का मामला हल हो गया है। पुलिस ने कातिल की पहचान कर ली है और छापे मारे जा रहे हैं। एंकर कह रहा था कि ये कत्ल पर्सनल दुश्मनी का मामला लगता है और जिसने ये किया है वो एक खतरनाक पेशेवर कातिल है। उसके बाद स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखाई गई उसे देखकर मेरे मुंह से अचानक एक भयंकर चीख निकल गई और मेरा खून मेरी रगों में जम गया, क्योंकि वो मेरी तस्वीर थी। वही तस्वीर जो मेरे आइडेंटिटी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस पर लगी हुई थी। न्यूज एंकर कह रहा था कि इस आदमी का रिश्ता शहर के एक गरीब इलाके से है और इसके कब्जे से ही वो खास अंगूठी बरामद होने का दावा किया जा रहा है जो मरे हुए पत्रकार ने मरने से पहले कातिल से छीनने की कोशिश की थी या जिसे कातिल ने निशानी के तौर पर अपने पास रख लिया था। मैं पागलों की तरह स्क्रीन को देख रहा था। मुझे अपनी किस्मत और इस सिचुएशन पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने एक ही पल में अपनी दुनिया उजड़ती हुई देख ली थी। मैं पागलों की तरह चिल्लाकर बोला, ये तो बिल्कुल झूठ है, ये सरासर बकवास है। मैंने तो कभी किसी को नहीं मारा। मैं तो इस वक्त अपने ऑफिस में था। आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? उस शख्स ने बड़े ही सुकून से सिगार का कस लगाया और सोफे की पीठ से टेक लगाते हुए बोला, सच वो नहीं होता जो बोला जाता है बरखुरदार, बल्कि सच वो होता है जो हम दिखाते हैं और जिसे दुनिया मान लेती है। असली कहानी ये है कि वो पत्रकार बहुत ज़्यादा बोलने लगा था और मेरे बेटे के कुछ मामलों में टांग अड़ाने लगा था। कल रात उसकी गाड़ी मेरे बेटे की गाड़ी के नीचे आ गई। अब उसे हादसा समझ लो या कुछ और, मगर दिक्कत ये हुई कि वहाँ कुछ कैमरे और लोग भी मौजूद थे और इलेक्शन भी हमारे सिर पर है। अगर मेरा बेटा कत्ल के केस में फंस जाता तो हमारी सियासत और ताकत दोनों ही खत्म हो जाती। इसीलिए हमें तुरंत एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी, एक ऐसा चेहरा जो जुर्म अपने सिर पर ले सके और मेरे बेटे को बेदाग बचा सके। इस काम के लिए हमारा एक पुराना खानदानी तरीका है। ये अंगूठी हमारा नौकर वो बूढ़ा पहना करता था। वो हमारा वफादार कुत्ता था। उसका काम यही था कि जब भी मालिकों से कोई गलती हो या खून बह जाए वो इल्जाम अपने सिर पर ले ले और बदले में उसके खानदान को सारी उम्र पाला जाए। कल रात वो बूढ़ा इसी काम के लिए तैयार था। हमने उसे मना लिया था कि वो इस जुर्म को कबूल कर लेगा, मगर ऐन वक्त पर जब उसे थाने ले जाया जा रहा था तो वो बुजदिल डर गया और गाड़ी से कूदकर भाग निकला। वो अपने साथ हमारी खानदानी अंगूठी भी ले गया जो उसने इसी मकसद के लिए पहनी थी। हमें लगा कि वो गद्दारी करेगा और सबूत लेकर भाग जाएगा, लेकिन उसने वो अंगूठी तुम्हें दे दी। शायद उसे लगा कि वो इस लानत से आज़ाद हो जाएगा। ये शायद तुम्हारी भलाई ने उसे पिघला दिया था, मगर उसे ये पता नहीं था कि वो तुम्हें बचा नहीं रहा बल्कि तुम्हें सीधा मौत के मुंह में धकेल रहा है। और तुम्हारी बदकिस्मती तो देखो, तुम सीधा उस ज्वेलर के पास पहुंच गए जो हमारा ही आदमी था। इसे कहते हैं नसीब। मैंने उस आदमी से रोते गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर, मेरा आपका कोई रिश्ता नहीं है। मैं एक शरीफ आदमी हूँ। मैं आपके बेटे की जगह जेल क्यों जाऊँ? मुझे जाने दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी जुबान काट लूँगा, मगर किसी को कुछ भी नहीं बताऊँगा।
भगवान के लिए मेरी माँ और बहन के बारे में सोचिए, वो लोग मर जाएंगे। वो शख्स अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे चलता हुआ मेरे पास आया। उसके जूतों की ठक ठक मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थी। वो मेरे पास आकर मेरे चेहरे को ध्यान से देखने लगा और फिर मेरे कान के पास झुककर धीमी आवाज में बोला, जिसमें हद से ज्यादा ठंडक थी। उसने कहा, तुम्हारे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं और फैसला तुम्हें अभी और इसी वक्त करना है। पहला रास्ता ये है कि तुम खामोशी से पुलिस के सामने अपने जुर्म को कबूल कर लो और मान जाओ कि तुमने ही उस पत्रकार को मारा है। अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हारे घर वालों को इतनी दौलत देंगे कि तुम्हारी आने वाली 7 नस्लें भी बैठकर खाएंगी। तुम्हारी बहन की शादी किसी बहुत ही करोड़पति घर में होगी और तुम्हारी बूढ़ी माँ का इलाज भी बेहतरीन हॉस्पिटल में होगा। तुम जेल में रहोगे, मगर वहां तुम एक राजा की तरह रहोगे। तुम्हें हर सुख सुविधा मिलेगी और कुछ सालों के बाद जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तो हम अपील करके या फिर किसी भी बीमारी का बहाना बनाकर तुम्हें बाहर निकाल लेंगे और तुम्हें विदेश भिजवा देंगे। ये इज्जत का रास्ता है जिसमें तुम एक ही बार में अपने पूरे खानदान की जिंदगी संवार सकते हो। फिर उसने एक लम्हे के लिए चुप्पी साधी और फिर उसका लहजा अचानक बर्फ की तरह ठंडा और काट देने वाला हो गया। वो बोला कि दूसरा रास्ता ये है कि तुम इनकार कर दो, जिसके नतीजे में तुम्हें अभी और इसी वक्त यहाँ से ले जाकर किसी वीरान जगह पर पुलिस के मुकाबले में मार दिया जाएगा। कल के अखबार में खबर छपेगी कि मुलजिम पुलिस की हिरासत से फरार होते हुए मारा गया और कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरी बात याद रखना, तुम्हारे मरने के बाद हम तुम्हारे घर से गैर कानूनी दस्तावेज और गैर कानूनी हथियार भी बरामद करवा देंगे, जिससे तुम्हारा पूरा खानदान दुनिया में बदनाम हो जाएगा। तुम्हारी बूढ़ी माँ और जवान बहन को सारी जिंदगी थाने और कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। पुलिस रोज तुम्हारे घर पर छापा मारेगी और समाज भी उन पर थूकेगा। कोई भी तुम्हारी बहन से शादी तो दूर, उसे पसंद भी नहीं करेगा और वो भूख और बेइज्जती से तड़प तड़प कर मरेगी। अब फैसला तुम्हारा अपना है कि तुम एक समझदार सौदागर की तरह कुर्बानी देकर अपने परिवार को बचाते हो या फिर एक बेवकूफ जज्बाती इंसान की तरह कुत्ते की मौत मरकर पीछे अपनी माँ और बहन के लिए नरक की जिंदगी छोड़ जाते हो। मैं तुम्हें सोचने के लिए सिर्फ 2 मिनट देता हूँ। जिंदगी या मौत, फैसला तुम्हारा है। उस जालिम शख्स के मुंह से निकले ये आखिरी शब्द, जिंदगी या मौत, फैसला तुम्हारा है, मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर गए थे। कमरे में छाई हुई मौत जैसी खामोशी ने मेरे दिमाग को जकड़ लिया था। मेरे अंदर एक अजीब सी जंग छिड़ गई थी, जिसमें एक तरफ मेरी अपनी जिंदगी और मेरा जमीर था, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मैं एक बेगुनाह इंसान हूँ और मुझे किसी और के जुर्म की सजा नहीं भुगतनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मेरी बूढ़ी माँ का झुर्रियों भरा चेहरा और मेरी मासूम बहन की इज्जत थी, जो उस वक्त दांव पर लगी हुई थी। मैं जानता था कि ये लोग सिर्फ धमकी नहीं देते, बल्कि उनके लिए किसी की जिंदगी बर्बाद करना उतना ही आसान है जितना सिगार की राख झाड़ना। मेरी आंखों के सामने वो नज़ारा घूम गया जब पुलिस मेरे घर से वे सारे हथियार बरामद करने का ड्रामा करेगी और मेरी बहन को बालों से घसीटकर थाने ले जाया जाएगा। इस ख्याल ने मेरे अंदर की बची हुई हिम्मत को भी तोड़ दिया। मुझे लगा कि इस वक्त सच और उसूलों की बातें करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि सच बोलने की कीमत अगर बहन की इज्जत और माँ की जिंदगी हो तो फिर झूठ बोलना ही सबसे बड़ी भलाई बन जाता है। मेरी बंद आंखों से आंसू का एक कतरा गिरा और मैंने अपना सर झुका लिया। मेरे होंठ सूख चुके थे और गले में कांटे चुभ रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी कांपती आवाज को काबू किया और उस शख्स की तरफ देखे बिना धीमी आवाज में कहा, मैं तैयार हूँ। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। बस मेरे घर वालों को कुछ भी मत कहना। ये जुमला मेरी जुबान से नहीं बल्कि मेरी आत्मा से निकला था। जैसे ही मैंने अपनी जिंदगी का सौदा कर लिया, कमरे की हवा में तनाव थोड़ा कम हो गया और वो शख्स जो अब तक मुझे एक गिरे हुए कीड़े की तरह देख रहा था, उसके चेहरे पर जीत भरी मुस्कुराहट फैल गई। उसने जोर से ठहाका लगाया और अपने पास खड़े इंस्पेक्टर की तरफ देखकर बोला, देखा इंस्पेक्टर साहब, मैं ना कहता था कि हर इंसान की एक कीमत होती है, बस दाम सही लगाने की देर है।
और गरीब की कीमत तो वैसे भी उसकी मजबूरी होती है। ये लड़का समझदार है, इसे पता है कि हीरो बनने का अंजाम क्या होता है। इंस्पेक्टर ने बड़े खुश अंदाज में सिर हिलाया। फिर उस शख्स ने जेब से एक रेशमी रुमाल निकाला जिसमें उसने बड़ी ही सुरक्षा के साथ एक काले रंग का रिवॉल्वर रखा था। उसने वो रिवॉल्वर मेरे करीब लाते हुए कहा, शाबाश जवान, तुमने अक्लमंदी का सबूत दिया है। फिक्र ना करो, जेल में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। बस अब तुम्हें इस रिवॉल्वर पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ देने हैं और फिर एक बयान पर अंगूठा लगाना है। बाकी सारा काम अदालत में हमारे वकील संभाल लेंगे। मेरे हाथ कांप रहे थे और मेरा दिल कर रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैंने कांपते हुए हाथों से रिवॉल्वर थामने की कोशिश की, जो मुझे उस वक्त किसी सांप की तरह ठंडी महसूस हुई। ये वो लम्हा था जब मैं बाकायदा तौर पर एक कातिल बनने जा रहा था और अपने माथे पर उस कलंक का टीका लगाने वाला था जो शायद मेरी मौत तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। गार्ड ने मेरी मदद की और मेरी उंगलियां ट्रिगर और बट पर इस तरह से जमाई कि साफ फिंगरप्रिंट आ जाएं। इंस्पेक्टर के चेहरे पर एक घमंडी और सुकून भरी मुस्कुराहट थी और वो शख्स सोफे पर टेक लगाकर सिगार के धुएं के गोले बना रहा था। सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हो रहा था और मैं मकड़ी के जाल में फंसी मक्खी की तरह बेबस था। अभी इंस्पेक्टर मेरे अंगूठे को स्याही पर लगाकर कागज पर लगाने ही वाला था कि अचानक बाहर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई जिसने पूरी बिल्डिंग को हिलाकर रख दिया। धमाका इतना भयंकर था कि छत से लटकता हुआ भारी झूमर बुरी तरह से हिलने लगा और टेबल पर रखा कांच का गिलास गिरकर चकनाचूर हो गया। इस अचानक मुसीबत पर कमरे में मौजूद हर शख्स उछल पड़ा। वो जालिम शख्स जो अभी तक बड़े ही सुकून से बैठा था, हड़बड़ाकर खड़ा हो गया और उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने गरजदार आवाज में चिल्लाकर पूछा कि ये क्या हरकत है, बाहर क्या हो रहा है। उसके शब्द अभी मुंह में ही थे कि बाहर से भयंकर फायरिंग की आवाजें आने लगीं। ये कोई एक दो गोलियां नहीं थीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जंग छिड़ गई हो। भारी भरकम हथियारों की तड़तड़ाहट से पूरी हवा गूंज उठी और हवेली के इमरजेंसी सायरन बजने लगे। इंस्पेक्टर, जो कुछ लम्हे पहले तक बड़ा बहादुर बन रहा था, खौफ से पीला पड़ गया और उसकी रिवॉल्वर हाथ से गिरते गिरते बची। एक गार्ड खून में लथपथ भागता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और हांफते हुए बोला कि सर जी, गजब हो गया, किसी ने मेन गेट को रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया है और वो लोग अंदर घुस आए हैं। वो पुलिस वाले नहीं हैं सर, वो कमांडोज की तरह लड़ रहे हैं और हमारे बंदों को चुन चुन कर मार रहे हैं। ये सुनते ही उस शख्स के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उसने गाली देते हुए कहा कि ये कैसे मुमकिन है? कौन है जिसने मेरी हवेली पर हमला करने की हिम्मत की है? जल्दी से पिछली तरफ से गाड़ी निकालो, हमें यहाँ से निकलना होगा। उसने मुझे साफ तौर पर नजरअंदाज कर दिया और अपनी जान बचाने के लिए पिछले दरवाजे की तरफ भागा। गार्ड भी उसके चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाकर उसे ले जाने लगे और मैं वहीं कुर्सी पर बैठा रह गया। मेरे हाथ तो खुले हुए थे, मगर खौफ ने मेरे पैरों को जकड़ रखा था। फायरिंग की आवाजें करीब आती जा रही थी और बारूद की बदबू अब कमरे के अंदर तक आ चुकी थी। इंस्पेक्टर ने भी भागने की कोशिश की, मगर शायद हमलावर बहुत करीब आ चुके थे। अचानक कमरे का मेन दरवाजा एक और धमाके से टूटकर अंदर गिरा और चारों तरफ धुआं फैल गया। धूल और धुएं के बादलों के बीच से कुछ नकाबपोश अंदर दाखिल हुए। उनके हाथों में आधुनिक राइफलें थीं और सभी ने काले कपड़े पहन रखे थे। उन्होंने आते ही अंधाधुंध फायरिंग नहीं की, बल्कि बड़े ही ट्रेंड अंदाज में पोजीशन संभाल ली। इंस्पेक्टर ने डर के मारे हाथ खड़े कर दिए और चिल्लाकर कहा कि मुझे मत मारना, मैं पुलिस वाला हूँ। मगर नकाबपोशों में से एक ने बिना कुछ बोले उसके पैरों में गोली मार दी, जिससे वो चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। मैं अपनी जगह पत्थर बना बैठा था। समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लोग मुझे बचाने आए हैं या मारने। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मुझे यकीन था कि अब मेरी बारी है। नकाबपोशों का लीडर, जो सबसे आगे था, मेरी तरफ बढ़ा। उसकी चाल में एक अजीब सी तेजी और भरोसा था। वो मेरे पास आकर झुका, अपनी बंदूक नीचे की और मेरे चेहरे को ध्यान से देखा। नकाब के पीछे से उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने मेरा कंधा पकड़कर झटके से कहा, ओए उठ जा, जिंदा है या मर गया? आवाज सुनकर मैं चौंक गया। यह आवाज अजनबी नहीं थी।
मैंने ये आवाज कुछ घंटे पहले ही सुनी थी, सेठ की दुकान पर। हाँ, ये वही आवाज थी, सेठ के उस नौकर की जो मुझे पानी पिलाने के बहाने अंदर ले गया था और फिर अचानक गायब हो गया था। उसने जल्दी से अपना नकाब हटाया और मेरा शक यकीन में बदल गया। ये वही लड़का था, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर नौकरों वाली लाचारी नहीं थी, बल्कि एक योद्धा की चमक थी। मेरी हालत देखकर वो मुस्कुराया और बोला, मुंह बंद करो भाई साहब और जल्दी से उठो, हैरान होने का टाइम नहीं है। फिल्म तो अभी शुरू हुई है और हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना वो जालिम शख्स अपनी पूरी फौज लेकर वापस आ जाएगा। मैं लड़खड़ाते हुए उठा, पर टांगों ने साथ ही नहीं दिया। उसने मुझे सहारा देकर खड़ा किया। तभी उसकी नजर मेरे हाथ पर पड़ी, जहां वो अंगूठी अभी भी फंसी हुई थी। अंगूठी देखते ही उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीमे से कहा, शुक्र है ये सुरक्षित है। फिर जोर से बोला, भागो मेरे साथ। मैं अभी भी सदमे में था। कैसे एक नौकर जैसा दिखने वाला ये लड़का इतना बड़ा कमांडो निकला? वो सेठ की दुकान से यहाँ तक कैसे पहुंचा? दिमाग में सवालों का तूफान था, लेकिन वक्त नहीं था। हम दोनों भागते हुए कमरे से बाहर निकले तो बाहर का नजारा कयामत ढाने वाला था। हवेली का खूबसूरत लॉन लाशों और शीशों के टुकड़ों से भरा हुआ था। जगह जगह आग लगी हुई थी और धुएं के गुब्बारे उड़ रहे थे। वे नकाबपोश जिनको मैं हमलावर समझ रहा था, दरअसल इस नौजवान के साथ ही थे। वे हमें बचाने के लिए कवर फायर दे रहे थे। हम भागते हुए काले रंग की जीप की तरफ बढ़े जो गेट के पास खड़ी थी। गोलियां हमारे सर के ऊपर से गुजर रही थीं और उनकी सनसनाहट मेरे कानों में खौफ पैदा कर रही थी। एक गोली मेरे बहुत करीब से गुजरी और दीवार से टकराई, जिससे मिट्टी उड़कर मेरे मुंह पर पड़ी। मैं डर के मारे आंखें बंद कर ली और सिर्फ उस लड़के के सहारे भागता रहा। आखिरकार हम जीप तक पहुंच गए। उसने मुझे धक्का देकर पिछली सीट पर फेंका और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। बाकी साथी भी तेजी से गाड़ियों में सवार हुए और जीप के टायरों ने जमीन को खोदते हुए उसे तेजी से गेट से बाहर निकाल दिया। हवा के तेज झोंके मेरे चेहरे से टकरा रहे थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो आलीशान हवेली अब एक जंग में तबाह हुई खंडहर लग रही थी। हम मेन रोड पर आ गए और गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज हो गई। मैं हाँफ रहा था और मेरा पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी सांसें ठीक की और उस लड़के से पूछा कि तुम कौन हो और ये सब क्या है? वो बूढ़ा भिखारी कौन था और तुम लोग मुझे वहां से अब कहाँ ले जा रहे हो? उस लड़के ने रियर व्यू मिरर में मुझे देखा और संजीदगी से बोला कि मेरा नाम विक्रम है और वो बूढ़ा भिखारी जिसे तुमने सड़क पर देखा था वो कोई मामूली भिखारी नहीं था। वो मेरा बाप था और इस अंगूठी का रखवाला था जो तुम्हारे हाथ में है। और सेठ हमारा साथी नहीं था, बल्कि उसने हमें धोखा दिया। उसने ही उस जालिम शख्स को मुखबरी की थी कि अंगूठी हमारे पास है ताकि वो इनाम ले सके, मगर उसे नहीं पता था कि हम उसकी दुकान की निगरानी कर रहे हैं। जब तुम्हें अगवा किया गया था तो हम तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ पहुँच गए थे। उसकी बातें सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। इसका मतलब है कि सेठ गद्दार था और वो हमदर्दी का नाटक कर रहा था। मैंने पूछा कि अब हम कहाँ जा रहे हैं? क्या मैं अपने घर जा सकता हूँ? विक्रम ने अफसोस से इनकार में सिर हिलाया और कहा कि भूल जाओ अपने घर को। अब तुम अपने घर नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारा घर पुलिस और उस जालिम शख्स के गुंडों के घेरे में होगा। अगर तुम वहां गए तो मारे जाओगे। अब तुम हमारे मेहमान हो। जब तक ये अंगूठी तुम्हारी उंगली में है तुम इस जंग का हिस्सा हो। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये अंगूठी अब उतर नहीं सकती जब तक इसका मकसद पूरा ना हो जाए। मैं घबराकर अपनी उंगली की तरफ देखने लगा जो सूजन की वजह से अब और ज्यादा बिगड़ चुकी थी और अंगूठी का वो शेर वाला निशान मुझे डरा रहा था। मुझे लगा कि अंगूठी कोई धातु का टुकड़ा नहीं बल्कि एक जिंदा जोंक है जो मेरा खून पी रही है। मैंने चिल्लाकर कहा कि मुझे इस जंग से कोई लेना देना नहीं है। मुझे मेरी माँ और बहन के पास जाना है, वे बहुत परेशान होंगी। विक्रम ने सख्ती से कहा कि अगर तुम उनके पास गए तो फिर वे भी मारी जाएंगी। फिलहाल वे सुरक्षित हैं क्योंकि हमने अपने बंदे तुम्हारे घर के आसपास लगा दिए हैं जो उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। बस तुम प्रार्थना करो कि हम सुरक्षित अपने मुकाम पर पहुंच जाएं, क्योंकि जिस शख्स की हवेली पर हम लोगों ने हमला किया है वो पूरे देश को हिला सकता है।
वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। अभी हम शहर से बाहर निकल ही रहे थे कि अचानक पीछे से पुलिस के सायरन की आवाज आने लगी। मैंने मुड़कर देखा तो दूर बहुत सारी नीली बत्तियों का एक सैलाब हमारी तरफ ही बढ़ रहा था। विक्रम ने गाली दी और फिर एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ा दिया। उसने अपने वायरलेस सेट पर तमाम साथियों से कहा कि प्लान बी को अब पूरा करना ही होगा। वे लोग पीछे आ गए हैं। जीप की रफ्तार खतरनाक हद तक बढ़ गई थी और हम शहर की सड़कों पर मौत का खेल खेलते हुए भाग रहे थे। मुझे समझ आ गया था कि मैंने 10 रुपए में सिर्फ अंगूठी नहीं खरीदी थी, बल्कि अपनी मौत खरीदी थी और अब वापसी का कोई भी रास्ता नहीं था। रात का अंधेरा और गहरा हो रहा था और सड़क पर हमारी जिंदगी की दौड़ लगी हुई थी, जिसका अंजाम या तो आजादी था या फिर एक दर्दनाक मौत। पुलिस और उन लोगों की गाड़ियां हमारे पीछे ही थीं। गोलियां हमारी जीप के आसपास बरस रही थीं, मगर विक्रम ने कमाल की महारत हासिल कर रखी थी। उसने गाड़ी को शहर की तंग गलियों में मोड़ लिया और हम एक पुरानी और वीरान बिल्डिंग के पीछे जाकर रुके। विक्रम ने मुझे जल्दी से गाड़ी से निकाला और बोला कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, इस अंगूठी का राज अब खोलना ही होगा। हम भागते हुए बिल्डिंग की छत पर बने छोटे से कमरे में पहुंचे, जहां विक्रम का एक दोस्त लैपटॉप लिए हमारा इंतजार कर रहा था। विक्रम ने मुझे बैठने का इशारा किया और बताया कि ये अंगूठी सिर्फ जेवर नहीं, बल्कि एक जासूसी डिवाइस है जो उसके बाप ने बनाई थी, और इसके नगीने के नीचे एक माइक्रोचिप छुपी हुई है, जिसमें उसके कत्ल की वीडियो मौजूद है जो उस जालिम आदमी के बेटे ने किया था। विक्रम ने एक तेज धार ब्लेड की मदद से मेरी उंगली में फंसी अंगूठी के ऊपर वाले हिस्से को उखाड़ा। तभी उसके नीचे से एक बारीक मामूली चिप बरामद हुई, जिसे तुरंत लैपटॉप में लगा दिया गया। इसी दौरान नीचे से लाउड स्पीकर पर उस सियासी शख्स की आवाज गूंजी कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना मारे जाओगे। उसने बिल्डिंग को घेर लिया था। मुझे लगा कि अब हमारा बचना नामुमकिन है, मगर विक्रम के दोस्त ने तेजी से वो वीडियो सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों के सर्वर पर अपलोड कर दिया। और फिर जैसे ही वीडियो लाइव चली, पूरे देश में भूचाल आ गया। वीडियो में साफ नजर आ रहा था कि उस आदमी के बेटे ने नशे में एक पत्रकार को गोली मार दी है और उसका बाप सारे सबूत मिटा रहा है। कुछ ही लम्हों में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और नीचे खड़ी पुलिस को ऊपर से कॉल्स आने लगी कि फौरन उस राजनेता को गिरफ्तार किया जाए। बाजी पलट चुकी थी। वे पुलिस वाले जो हमें पकड़ने आए थे, उन्होंने अपनी बंदूकों का रुख उस जालिम शख्स की तरफ कर दिया और उसे वहीं पर हथकड़ी लगा दी गई। विक्रम ने चैन की सांस ली और हमने खुद को कानून के हवाले कर दिया, क्योंकि अब हम मुजरिम नहीं बल्कि हीरो बन चुके थे। अगली सुबह अस्पताल में डॉक्टरों ने कटर से काट कर वो मनहूस अंगूठी मेरी उंगली से अलग कर दी, जिसके उतरते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी जान छूट गई है। मैं हॉस्पिटल से बाहर आया तो मेरी बहन और माँ गेट पर ही मौजूद थीं और मीडिया की भीड़ लगी हुई थी, मगर मैं इन सब से बचकर अपनी फैमिली के पास गया और भगवान का धन्यवाद किया। मेरी उंगली पर उस अंगूठी का एक गहरा निशान बाकी रह गया था, जो मुझे सारी जिंदगी ये याद दिलाता रहेगा कि 10 रुपए की भलाई ने मुझे किस मुश्किल में डाला और फिर कैसे इसी भलाई ने मुझे एक बहुत बड़े जुल्म के खिलाफ लड़ने की ताकत दी। और वो राजनेता और उसका बेटा अब जेल में हैं और मैं अपनी सुकून भरी जिंदगी में वापस आ चुका हूँ। मगर अब मैं जानता हूँ कि खामोश रहना जुर्म है और कभी कभी एक आम आदमी भी बड़े बड़े शैतानों को गिरा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप भी दें। और ऐसी और भी रोमांचक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।